Hello students, welcome back in another video of Science Class 8 Chapter 2 जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। यहाँ हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, और यदि अच्छे होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं, वह बुरे होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं। आओ देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है आजकल कोविड-19 महामारी चल रही है जो कोरोना वायरस से फैलती है। यह भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है। तो आओ इनके बारे में पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव वे जीव जिन्हें हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की यंत्र की आवश्यकता होती है। वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अर्थात ऐसे जीव जिन्हें हम हमारी जो सामान्यतः आंखें होती है ना, उनसे नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है। वो इतने छोटे आकार के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रेड या रोटी पर पुरानी होने पर सफेद व काले धब्बे दिखाई देते हैं तथा जब ये सड़ने लगती है तो ये किसके कारण होता है? ये सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। जो काले धब्बे होते हैं वो फंगस यानी कि जिन्हें हम फफूंद कहते हैं, उनमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके कारण ये खराब होती है। और सूक्ष्म जीव है, इनको मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्न है। पहला है इनमें जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल। वैसे तो विषाणु, जो इसको हम वायरस बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही होता है, परंतु ये परपोषी होते हैं। अर्थात परपोषी का मतलब है दूसरे के शरीर में ही वृद्धि कर सकते हैं। यदि ये सामान्यतः मिट्टी में रहेंगे या किसी सतह पर रहेंगे तो वहां पर वृद्धि नहीं करते हैं, मृत अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही किसी दूसरे के शरीर में, सजीव के शरीर में प्रवेश करते हैं, वहां पर ये वृद्धि करने लग जाते हैं। तो ये जो वायरस होते हैं, ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। इनसे जुकाम, खांसी, पोलियो एवं खसरा आदि रोग होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सूक्ष्मजीव अलग अलग परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंडे प्रदेश में भी रह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म में भी रह सकते हैं, सामान्य प्रदेश में भी रह सकते हैं। यहाँ तक कि मानव के शरीर में भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव रहते हैं। आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के जो चित्र हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। ये अलग अलग प्रकार के कुछ सूक्ष्म जीव हैं। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार है, इनको हम किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तथा ये कैसे हमें फायदा पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर दूध से दही जमाया जाता है। वह दही किसके कारण जमता है? सूक्ष्म जीव के कारण ही। इनका उपयोग हम दही जमाने में करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं, केक बनाने में करते हैं तथा पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी इनका उपयोग किया जाता है। वैसे आपको 6th-7th में पढ़ाया हुआ नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो याद हो गई, जिसमें साइनोबैक्टीरिया क्या करता था? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता था। यह कृषि के अंदर जो मृदा होती है, जो खेत के अंदर, उसमें उर्वरकता को बढ़ाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। क्या आपको पता है दूध से दही बनने के पीछे मुख्यतः लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है? यानी कि दूध से दही किसके कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। तथा हम देखते हैं कि मैदा में खमीर आता है, इसका रीजन भी एक जीवाणु ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यीस्ट। यीस्ट के कारण ही क्या होती है? मैदा के अंदर खमीर आता है। ये यीस्ट होता है जो अत्यधिक तीव्रता से जनन करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है एवं बुलबुले उत्पन्न होते हैं, और यही बुलबुले मिलकर क्या बनाते हैं? खमीर बनाते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग एसिटिक एसिड, अल्कोहल आदि बनाने में भी किया जाता है। और चीनी का अल्कोहल में परिवर्तित होना किण्वन कहलाता है। किण्वन क्या कहलाता है? चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन होना किण्वन कहलाता है। ये एक अलग से प्रक्रिया है जिसके बारे में हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। किण्वन की खोज लुई पास्चर ने सन 1857 में सबसे पहले की थी। अब हम देखेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, यानी कि ये हमें दवाओं के रूप में किस प्रकार से दैनिक जीवन में काम आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें प्रतिजैविक, जिन्हें हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, ये एंटीबायोटिक बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती है तथा हमें ठीक हो जाते हैं।
हमें डॉक्टर क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं और हम क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये एंटीबायोटिक भी हमें सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त होती हैं। इनके उदाहरण कुछ एंटीबायोटिक्स के निम्न हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें क्या करना चाहिए, अनावश्यक रूप से नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम बीमार पड़ेंगे तब ये एंटीबायोटिक इतनी कारगर नहीं होंगी यदि हम इनको बिना बीमार ही ले लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा शरीर जो पहले रोगों को इनके बारे में पहले से पता लग जाता है और फिर क्या होती है, ये अंदर जाके वो कार्य नहीं कर पाती हैं जो पहले इनको करना चाहिए था। तो एंटीबायोटिक का कोई भी कोर्स जिनको हमें डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है वो अधूरा भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार कोई एंटीबायोटिक कमजोर पड़ जाएगी तो दोबारा से वो उसी बीमारी पर उतनी कारगर नहीं रहेगी जितनी वो क्या थी, पहले थी। तो ये हमारे कुछ औषधीय उपयोग हैं। तथा आजकल हम बहुत सुन रहे हैं एक चीज के बारे में, वो है वैक्सीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम टीका। कोरोना के बारे में हम बहुत अधिक सुन रहे हैं तथा पूरा विश्व किसी चीज का यदि इंतजार कर रहा है तो वह है कोरोना की वैक्सीन का। ये वैक्सीन क्या होती है, आओ इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। तो देखो वैक्सीन क्या होती है। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है तथा भविष्य के लिए स्मरण रखता है कि यदि वह सूक्ष्म जीव वापस आए तो किस प्रकार से मारना है। अर्थात जो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव है हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और क्या करती है, उनसे लड़ाई करती हैं। और उनसे लड़ाई करने से क्या बनाती हैं, वो प्रतिरक्षी बनाती हैं। और ये भविष्य के लिए भी याद रखती हैं कि यदि यही सूक्ष्म जीव वापस से आएगा तो हमें क्या करना है, इससे किस प्रकार लड़ना है और किस प्रकार इसे मारना है। तो ये जो प्रतिरक्षी बनाती हैं ये क्या कहलाते हैं, वैक्सीन। क्या कहलाते हैं, वैक्सीन। वैक्सीन ये प्रतिरक्षी नहीं कहलाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक क्रिया करनी पड़ती है, एक प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है। वो क्या है, मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं इससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न कर लेती हैं और ये प्रतिरक्षी क्या कहलाते हैं, वैक्सीन कहलाते हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो मृत और निष्क्रिय यानी कि जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते उन सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा शरीर इनसे क्या करता है, लड़ने के लिए पहले से ही प्रतिरक्षी बना लेता है। तो भविष्य में यदि जीवन भर में कभी भी हमारे ये दोबारा से ये ही रोगाणु आके हम पे हमला करेंगे हमारे शरीर पे, तो हमारा शरीर पहले से पता होगा हमारे शरीर को कि इनसे किस प्रकार से लड़ना है। और इस प्रकार से ये हमारे शरीर क्या हो जाता है, इन बीमारियों से सुरक्षित हो जाता है और भविष्य में इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। वर्तमान में वैक्सीन जैसे हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस आदि की वैक्सीन से हमें इनको क्या करते हैं, रोक रहे हैं। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की आविष्कार 1798 में की थी। यानी कि चेचक के टीके का आविष्कार सबसे पहले कब हुआ था, 1798 में। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। अब ये जो कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव यानी कि ऐसे जीव जो मनुष्य के अंदर रोग फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हमें कई बीमारियां सिर्फ छूने से या फिर श्वास के द्वारा या फिर पानी जो पीते हैं हम उसके द्वारा आदि से फैल जाती हैं या भोजन के द्वारा फैल जाती हैं। ये कौन सी होती है, संक्रमित वाली बीमारियां होती हैं, यानी कि जो संक्रमण से फैलती हैं, यानी हम संसरणीय रोग कह सकते हैं। यानी कि जो किसी मनुष्य के सीधा संपर्क में आने से फैलते हैं या फिर कायिक संपर्क में आने से फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संसरणीय रोग कहते हैं। जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकनपॉक्स, क्षय रोग आदि। जब कोई पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो उसके वायरस हमारे चारों तरफ फैल जाते हैं और जब हम उसके संपर्क में आते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं। ये रोग क्या कहलाते हैं, संसरणीय रोग कहलाते हैं। तथा कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो है ना किसी माध्यम से फैलते हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है। ये इनका माध्यम क्या होता है, इनका माध्यम होते हैं मच्छर। जब ये मच्छर हमें काट लेते हैं तो हमारे अंदर इनके अंदर जो परजीवी हैं या जो वायरस है वो हमारे अंदर वो क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, उससे बीमार हो जाते हैं। जैसे
प्लाज्मोडियम मच्छर होता है वो किसका है, मलेरिया का वाहक है। ये मलेरिया के परजीवी हमारे अंदर प्रभावित कर देता है, जिससे क्या होता है हम मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं, हमारे क्या हो जाता है मलेरिया हो जाता है। वैसे जो मादा एडिस मच्छर है वो डेंगू के वायरस का वाहक है, अर्थात यदि मादा एडिस मच्छर हमारे को काट लेगा तो हमारे क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। ये क्या कहलाते हैं, रोग वाहक कहलाते हैं। ये सारे जो माध्यम हैं जिनसे ये फैलते हैं रोग, वो क्या कहलाते हैं, रोग वाहक कहलाते हैं। अब इनसे बचने के हमारे को कुछ उपाय हैं वो करने चाहिए। जैसे हमारे आसपास जो बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है किसी टूटे हुए गमले में, पुराने टायर में, कूलर के अंदर आदि, उनको समय समय पर क्या करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए, ताकि ऐसे मच्छर हमारे आसपास में पनपे नहीं और हम क्या रहें, सुरक्षित रहें, इनसे हम क्या नहीं हो, बीमार नहीं हो। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना इन मच्छरों से बचाव कर सकते हैं या फॉगिंग करवा कर बचाव कर सकते हैं। अब आता है अपने पास खाद्य विषाक्तन अर्थात फूड पॉइजनिंग। कुछ हमारे अन्य सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे भोजन के मध्य उपस्थित तो होते हैं परंतु वो कभी कभी क्या कर देते हैं, विष का निर्माण कर देते हैं। और जब हम बाहर का खाना खाते हैं या फिर ऐसा खाना जो सही समय पर सही तरीके से नहीं परोसा हो गया हो, उसमें कुछ गंदगी मिल गई हो, कोई बाहर से कोई अन्य वायरस आकर उस पर बैठ गया हो, या फिर जैसे मक्खियों से गंदगी फैल जाती है तो फिर वो क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है और उनके अंदर सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, विष का निर्माण कर देते हैं। तो वो खाना हमारे लिए क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। और जब ऐसे खाने को हम पेट के अंदर खा लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। कभी कभी उसके बहुत ही गंभीर परिणाम भी देखने को मिलते हैं, हमारे को उल्टियां होने लग जाती हैं, हमारा क्या होता है, जो शरीर का तापमान वो बढ़ने लग जाता है, बेहोशी होने लगती है, अलग अलग प्रकार के इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। ये क्या कहलाता है, फूड पॉइजनिंग कहलाता है। और खाना और भोजन है जो हमारा ये लंबे समय तक चले, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका परिरक्षण करते हैं, यानी उसको सुरक्षित रख सकते हैं सूक्ष्म जीवों से। उसके लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर में मम्मी अपने दूध को उबाल के रखती है, दूध को उबाल के रखती है, जिससे क्या होता है, उसके अंदर के सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और फिर वो दूध क्या रहता है, लंबे समय तक थोड़ा सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार से रासायनिक तरीके हैं जिनके अंदर क्या किया जाता है, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है, सामान्य परिरक्षक हैं। इनके अंदर किसी भी चीज को डुबो कर रख दिया जाता है तो फिर क्या नहीं होते, वो खराब नहीं होते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं। जैम एम स्क्वैश को लंबे समय तक सही रखने के लिए चीनी का उपयोग किया जाता है। और सामान्यतः हमारे घर में तेल व नमक को भी परिरक्षक के रूप में प्रयोग लिया जाता है। इसका सिरके का भी इसी रूप में उपयोग करते हैं। या फिर हम फ्रिज में ठंडा रखकर भी किसी भोजन को लंबे समय तक रखते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, किसी भी जो सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए आजकल एक और तरीका प्रयोग में लिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, किसी भी चीज को बहुत अधिक टेम्परेचर पे या तो गर्म कर लिया जाता है या ठंडा कर लिया जाता है, जिससे उसके अंदर सूक्ष्म जीव नहीं रह सके। या फिर हम आजकल पैकिंग की तकनीक भी अपनाते हैं, उसको इस प्रकार से पैक करते हैं कि उसके अंदर की सारी वायु बाहर निकाल लेते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव उसके अंदर नहीं पनप सके। ये कुछ तरीके थे। अब आता है अपने पास नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हमने अब से पहले पढ़ा है कि जो राइजोबियम जीवाणु है वो क्या करता है, लेग्यूम के पौधे जो दलहन के होते हैं उनमें क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसी प्रकार से हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन जो हमारे को यह भी पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या है, फिक्स है, यानी कि लिमिटेड है। सिर्फ 78% ही गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो इसका स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है, इसका ये क्या करता है, चक्र चलता रहता है। यानी कि जैसे बरसात का नहीं होता कि समुद्र से भाप बन के ऊपर उठी, वापस बादल बने, नीचे आया, फिर नदियां से बहकर वापस समुद्र में गया, उसी प्रकार नाइट्रोजन का भी एक चक्र चलता रहता है जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। उसके अंदर क्या होता है, जो आवश्यक संगठक हैं जैसे प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन आदि होते हैं। ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में सीधे क्या नहीं कर सकते, उपस्थित नहीं रह सकते हैं। अतः मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा कर लेते हैं तथा तब पौधे व उन पर जो निर्भर करने वाले जंतु हैं जैसे मनुष्य भी है, उनसे क्या कर लेते हैं, प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तथा
पौधे एवं जंतुओं की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक होते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को वापस नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग हो जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को वापस से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है, जिससे क्या होता है, ये चक्र पूरा चलता रहता है वापस से। इस प्रकार से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है।